सर्जरी, ओबीजीवाई, मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट। अगर आप भी थर्ड ईयर में है और आपकी एग्जाम आने वाली है और कहाँ से शुरू करूँ यही समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे आपके 5 मिनट चाहिए और मैं आपको 75 डेज का फुल प्रूफ स्टडी प्लान बताऊंगी, जिस पास ही नहीं टॉप भी कर सकते। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आपका जो सिलेबस है वो कितना है और आपके पेपर्स कितने होने वाले हैं। अगर आप इस चीज़ से अवेयर हो तो आप बहुत ईजिली अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल आपके 10 पेपर्स होने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो दो सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर 2 पेपर होने वाले हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन वाज द सर्जरी के अंदर पहला जो पेपर होता है वो फॉर द जनरल सर्जरी एंड सेकंड वन वाज द सिस्टमिक एंड ऑर्थो ईएनटी ऑप्थेल्मो एंड अदर थिंग्स। तो ये आपके 2 पेपर्स हो गए। इसके अलावा जो ऑर्गेनॉन है इसके अंदर 2 पेपर होने वाले हैं, जिसके अंदर जो ऑर्गेनॉन पेपर 1 होने वाला है उसके अंदर आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो रहेगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के सिलेबस को नहीं पढ़ोगे और आपका पेपर 1 खराब जाएगा। दूसरा हमारा जो पेपर होने वाला है ऑर्गेनॉन के लिए सेकंड पेपर, उसके अंदर प्योरली आपको थर्ड बीएचएमएस के ही जो सब्जेक्ट हैं वो आएंगे। और रिमेंबर हियर कि जो थर्ड बीएचएमएस के सब्जेक्ट थर्ड बीएचएमएस का जो सिलेबस है ऑर्गेनॉन का उसके अंदर फिलोसॉफी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। सो देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फिलोसॉफी से आए। नेक्स्ट हम देखेंगे वो द गायनिकोलॉजी। यहाँ पर मैंने ऑब्स और गायनिक को अलग अलग किया है, इसीलिए आपको गायनिक का एक पेपर जो कि प्योरली सिर्फ गायनिक और उसके थेरापेटिक्स रहेंगे। सेकंड थिंग वाज द ऑब्स्टेट्रिक्स, उसका एक पेपर मतलब कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड उसके जो होम्योपैथिक थेरापेटिक्स हैं वो। सो जो मटीरिया मेडिका है उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थर्ड ईयर के भी जो मेडिसिन हैं जो ग्रुप स्टडीज हैं वो सारी पूछी जाएंगी। और फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन था मटीरिया मेडिका वो भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं उन सबके मैंने अलग अलग से वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, वो आप जाकर मेरे चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहां से आप देख सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनकी लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो वहां से आप डिटेल में देख सकोगे कि आपके पेपर किस तरीके से होने वाले हैं, क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो भी मैंने वहां पर मेंशन किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं विच इज कम्युनिटी मेडिसिन और वी कैन से द पीएसएम, ठीक है। तो पीएसएम का एक ही पेपर होगा, बट रिमेंबर हियर कि पीएसएम का जो सिलेबस है विच इज वेरी ह्यूज, ठीक है। जितना अगर सर्जरी का सिलेबस है इंक्लूडिंग जनरल सिस्टमिक ईएनटी ऑप्थेल्मो ऑर्थो उतना ही सिलेबस पीएसएम का है। तो अब पीएसएम के अंदर आप एक पेपर के लिए इतना सारा चीजें नहीं पढ़ने जाओगे, राइट। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग वाज रिपेटरी का एक ही पेपर होगा विच इज वेरी स्वीट। अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं देन यू विल, ठीक है, अगर ये कर लोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है। एंड सेकंड थिंग वाज एसेंशियल फार्माकोलॉजी, ठीक है, जो कि मॉडर्न फार्मेसी है जिसके अंदर हम फार्माकोडायनामिक्स एंड अदर थिंग्स हम देखते हैं, राइट। तो अब ये जो है वो आपका 50 मार्क्स का पेपर है। रिमेंबर हियर ये सिर्फ जो एक एसेंशियल फार्माकोलॉजी है वो आपका 50 मार्क्स का पेपर है, इसके अंदर आपको 100 मार्क्स का पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि 50 मार्क्स जितना ही पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस है लेकिन उसके अंदर से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करने हैं, ठीक है, बिकॉज आपका गोल क्या है अभी एग्जाम करेक्ट करना, ओके। आगे हम बढ़ते हैं विच इज डेली रूटीन। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आपने आज से लेकर आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर आपने नेक्स्ट आपकी एग्जाम है तब तक आपने क्या डेली रूटीन रखना है। अगर आपने ये डेली रूटीन रख लिया देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। सो यहाँ पर मैंने इनको 3 स्लॉट के अंदर डिवाइड किया है। टोटल आपके स्टडी आवर्स रहेंगे 7 to 8 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई 10-12 घंटे का स्टडी नहीं करना है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपने स्मार्ट वे में पढ़ना है, बिकॉज मेडिसिन इज द सब्जेक्ट। मेडिसिन के जो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं दे आर को रिलेटेड, ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेशन के अंदर है। तो आपको एक स्लॉट मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, उसके अंदर पहला स्लॉट हम देखेंगे मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मॉर्निंग इसीलिए रखा है क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट जो है वो मॉर्निंग में पढ़ते हैं और मैं भी मॉर्निंग में पढ़ती थी। लेकिन अगर आप नाइट में पढ़ते हो, आपको नाइट प्रीफरेबल लगता है, तो आप ये जो फर्स्ट स्लॉट है वो नाइट के अंदर आप रख सकते हो, ठीक है, नाइट के अंदर आप रख सकते हो। यहाँ पर मैंने मेजोरिटी क्या चीज रखी है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मैंने ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो डाले हुए हैं जिनके अंदर आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना रहता है, ठीक है। ऑर्गेनॉन मटीरिया आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है कि उसको किस वे में पढ़ना है, उसके आंसर किस तरीके से लिखने हैं। लेकिन जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट हैं सर्जरी, ओबीजीवाई, पीएसएम एंड वी कैन से एसेंशियल फार्माकोलॉजी, सो ऐसे सब्जेक्ट ही आपने मॉर्निंग में या नाइट में ऐसे पढ़ने हैं जिनके ऊपर ही आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोल इन शॉर्ट क्या होना चाहिए, टैकल द टफेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी एक सिनारियो सोचो कि बहुत ज्यादा टफ जो सब्जेक्ट आपको लगता है या बहुत ज्यादा टफ आपको जो टॉपिक लगता है उसको आप अगर लास्ट में करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिकॉज कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। और अगर आप उसके अंदर भी टफेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो नहीं समझ में आएगा, वो मिक्स होगा, ठीक है। इसीलिए जो टफ चीजें हैं वो सबसे पहले करो। इट इज द लाइक के रूल है ये मेडिसिन में पढ़ने का कि जो टफेस्ट सब्जेक्ट है, टफेस्ट जो टॉपिक है आपको जो लगता है वो आपने सबसे पहले क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका आधा काम यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो सबसे टफ चीजें हमने करनी है बिकॉज आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। दूसरा स्लॉट हम यहाँ पर लेंगे आफ्टरनून का स्लॉट। अगर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में ही पढ़ सकते हो, कॉलेज के आने जाने के टाइम में पढ़ सकते हो, हॉस्टल में रहते हो तो आफ्टरनून में पढ़ लो, या फिर तो अभी जैसे नहीं पढ़ सकते आफ्टरनून में तो आप नाइट के अंदर थोड़ा सा जो स्लॉट है, थर्ड स्लॉट है इवनिंग का, वो थोड़ा सा ज्यादा कर लो, ठीक है।
सो आफ्टरनून में 2.5 आवर्स ही हैं, ठीक है, इतना आप निकाल सकते हो आफ्टरनून में। यहाँ पर हमने फोकस करना है हमारे जो पहले से हमने पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं वो, विच इज ऑर्गेन ऑन मटीरिया, राइट। फिर आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका लॉजिक बैठा हुआ है, मटीरियल कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनॉन कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिलोसॉफी यहाँ पर एक है, ठीक है। फिलोसॉफी आपको अच्छे से एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, देन यू कैन इजीली राइट इट डाउन। एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो कि हमने लाइक आप यहाँ आफ्टरनून में ऐसी भी चीजें पढ़ सकते हो जो कि तुमने पहले पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर तुमने पढ़ी हुई है, वही आप रिवाइज भी कर सकते हो, राइट। देन हम बात करते हैं स्लॉट नंबर 3 विच इज इवनिंग। अब इवनिंग के अंदर क्या होगा, इवनिंग के अंदर आपका ब्रेन वैसे भी बहुत ज्यादा थका हुआ है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, कॉलेज गए थे, ये किया वो किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे, अराउंड 1.5 आवर जितना हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है कि मटीरिया मेडिका जो स्टार्टिंग अभी फेज है, अभी 1-2 दिन आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपने मटीरिया मेडिका इस स्लॉट के अंदर पढ़ लेना, छोटी वाली जो रखें वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड क्विक डेली रिवीजन, ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी, उन्हीं सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। रिविजन इज द की, राइट। रिवाइज अच्छे से किया है आपने 3-4 बार, 5-6 बार मैं तो कहूँगी, अगर आपका रिविजन हो गया है, आपकी कोई चीज़ मिक्सअप नहीं होगी, ठीक है। एंड हमारा गोल क्या होगा, रिटेंशन एंड मेमोराइजेशन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि एक मैंने फेजेस बनाए हैं कि जो अभी मार्च, हमारा मिड मार्च चल रहा है, हाफ हमारे पास मार्च का मंथ है, देन अप्रैल मंथ है एंड मई मंथ है, राइट। और लास्ट में हमारे पास जून हाफ रहेगा, या फिर तो जून के थोड़े बहुत आपको टॉपिक, थोड़े बहुत जो डेज हैं वो मिल जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये फेजेस बनाए हुआ है। तो फेज नंबर 1 विच इज द फाउंडेशन, इसके अंदर आपको लाइक 16 या फिर तो अभी 17 मार्च से भी आप शुरू कर सकते हो टू 31st ऑफ द मार्च। इतना जो आपको टाइम मिल रहा है अराउंड 15 डेज का, उसके अंदर आपने क्या करना है, प्राइमरी आप कहाँ से शुरू करोगे, ये चीज़ है। सो प्राइमरी गोल आपका रहना चाहिए सर्जरी पेपर 1, गायनिक, ऑर्गेनॉन एंड मटीरिया मेडिका। मैंने 2 एलाइड टॉपिक्स लिए हैं, क्लिनिकल टॉपिक्स लिए हैं, सर्जरी एंड गायनिकोलॉजी, और दूसरी तरफ मैंने 2 होम्योपैथिक सब्जेक्ट लिए हैं, ऑर्गेनॉन एंड मटीरिया मेडिका, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्जरी पेपर 1 है, जिसके अंदर जनरल सर्जरी ही आने वाला है, अब यहाँ पर जो क्लिनिकल टॉपिक्स हैं, सर्जरी एंड ओबीजीवाई, ठीक है, उसके अंदर आपने एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका आपने होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स भी प्रिपेयर करते जाना है, बिकॉज कि आपका पेपर का पैटर्न ऐसा है कि आपको 50 मार्क्स जो हैं वो आपके थियोरी के रहेंगे। फॉर एग्जांपल शॉक पूछा गया है तो शॉक का आप सारी चीज़ें लिखोगे, उसका डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। दूसरी तरफ आपको शॉक का जो थेराप्यूटिक्स पूछा जाएगा इन द सेक्शन बी, ठीक है, तो वो सेक्शन बी के भी आपने 15 मार्क्स लेने हैं, राइट। उसके अंदर भी आपने स्कोर करना है, तो वो आपको आना चाहिए, राइट। उसके अलावा जो गायनिकोलॉजी है, सेम चीज़ यहाँ पर रहेगी। आप चाहो तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और मेंसेस से शुरू कर सकते हो, स्पेशली मेंसेस से शुरू कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से अगर आपने शुरू किया, आपका आधा काम यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ उसके होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स पढ़ो, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर है ऑर्गेनॉन पेपर 1। अब ऑर्गेनॉन पेपर 1 जैसे मैंने आपको कहा कि वो हमारा फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो आपने पढ़ा है वही पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जैसे आपने वही चीज़ों को एक बार रिवाइज करना है, और जो चीज़ें आपकी छूट गई थी उसे आपने वापस से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 104 जिन एफॉरिज्म्स, एंड जो लॉजिक है वो आप साथ में ले सकते हो, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है वो आप साथ में ले सकते हो, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है वो आप साथ में ले सकते हो। इस तरीके से आपने डे वाइज अपना जो शेड्यूल है वो बनाना है फॉर द मार्च के 15 डेज। मटीरिया के जो सिलेबस का पैटर्न है वो आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बहुत सारी पॉलीक्रेस मेडिसिन दी गई थी, ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर के अंदर इतनी ज्यादा पॉलीक्रेस मेडिसिन नहीं है। तो देयर इज अ चांसेस कि जो आपका मटीरिया का पेपर है उसके अंदर एक फुल क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर से आए या सेकंड ईयर की पॉलीक्रेस मेडिसिन से आए, और पॉलीक्रेस मेडिसिन आपको बहुत जगह काम आने वाली है, ठीक है, तो आपको आनी ही चाहिए। तो आपने ऐसा करना है कि 2 पॉलीक्रेस मेडिसिन आपने पढ़नी है डेली, इससे आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का सिलेबस है वो मार्च में ही खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हम आते हैं फेज नंबर 2। इसके अंदर हम हेवी लिफ्टिंग करेंगे, इन द सेंस कि हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप मार्च 1 to 30 अप्रैल 1 to 30 पूरा अप्रैल का मंथ हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। अब उसको मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ है 1 to 15 डेज, इसके अंदर आपने सर्जरी पेपर 2 अब देना है। सर्जरी पेपर 1 हमने मार्च में पढ़ लिया, अब सर्जरी पेपर 2 हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या आपने क्या करना है, इसके अंदर भी आप बाइफरगेट कर सकते हो इस तरीके से कि आपने सिस्टमिक सर्जरी पढ़ना है फॉर द हाफ डेज, एंड ईएनटी ऑप्थेल्मो ऑर्थो डेंटल पढ़ना है आपने हाफ डेज। रिमेंबर हियर, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो सबका होम्योपैथिक थेराप्यूटिक साथ में पढ़ने हैं, ओके। दूसरी चीज हमारे पास है ऑर्गेनॉन का पेपर नंबर 2, जो कि आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप बाइफरगेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप एफोरिज्म और फिलोसॉफी दोनों को बाइफरगेट करके पढ़ सकते हो। दूसरा हमारा हाफ है सेकंड हाफ ऑफ द अप्रैल, मतलब कि 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। इसके अंदर आप ऑप्स पढ़ोगे, आपने गायनेकोलॉजी मार्च में पढ़ लिया, अब आप ऑप्स पढ़ोगे इन द अप्रैल। अब ऑप्स में जो है कि बहुत कम ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपने सबसे पहले वही सारे टॉपिक जो है उनको क्लियर करना है अच्छे से, वो सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। एंड दूसरा हमने सब्जेक्ट रखा है इन द सेकंड हाफ ऑफ द अप्रैल विच इज रिपर्टरी एंड एसेंशियल फार्माकोलॉजी, ठीक है। रिपर्टरी भी छोटा सब्जेक्ट है, एसेंशियल फार्माकोलॉजी भी छोटा सब्जेक्ट है, तो दोनों का आप साथ में पढ़ सकते हो, डेली पढ़ सकते हो, ठीक है। रिमेंबर हियर कि यहाँ पर आपने जो मार्च में पढ़ा था उसका भी थोड़ा बहुत रिविजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अप्रैल में जो पढ़ोगे और आपने मार्च का जो पढ़ा है वो सारा भूल जाए, ऐसा नहीं करना है, रिविजन भी साथ में करते रहना है। अब आगे मैं बात करूँगी, आपने जैसे देखा कि ऊपर हमने पीएसएम नहीं रखा था, बिकॉज पीएसएम वॉज
वे मोर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है उसका। तो वो आपने पढ़ना है। मई का जो फर्स्ट 10 डेज़ है, उसके अंदर आपने सिर्फ पीएसएम पढ़ना है। अगर आपने 10 डेज़ दे दिए पीएसएम को, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। भले ही 1 to 10 डेज़ आपने सिर्फ पीएसएम को पढ़ना है, प्योरली डेडिकेटेड टू कम्युनिटी मेडिसिन। इसके अंदर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे पहले वाले वीडियो के अंदर, वो आप जाकर देख सकते हो। और जो पीएसएम पढ़ने का ना एक लाइक मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि पीएसएम के अंदर ज़्यादा फिगर्स नहीं होती हैं, ज़्यादा फ्लो चार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ने में बहुत हमें बोर लगता है, ठीक है। तो इसीलिए पीएसएम के अंदर तुम फ्लो चार्ट्स अपने तरीके से बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, तो इस तरीके से वो चीज़ आपको बोर नहीं लगेगी और आप अच्छे से उसको पढ़ भी पाओगे। सेकंड थिंग, मार्च का, ठीक है, यहाँ पर 1 to 10 हमारे चला गया मई का, एंड मई 11 to 31, ठीक है। यहाँ पर आपकी एग्जाम जस्ट आने वाली होगी एंड आपको अच्छा खासा जो है कि सारी सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज मिल गया है। अब आप क्या करोगे, अब आपने रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करना है। अब जैसे आपने फर्स्ट जो 1 to 10 डेज है मई के, उसके अंदर आपने पीएसएम पढ़ लिया, देन आपने रिवीजन की टाइम वो बैच जाना है मार्च के अंदर जो आपने पढ़ा था सर्जरी पेपर 1, ऑर्गेनॉन पेपर 1, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, उन सारी चीज़ों को वापस से रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन एंटायरली सिलेबस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का आपने रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आपको गायनिक अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आता है, तो सिर्फ आप गायनिक का ही रिवीजन करोगे। आपने एग्जाम हर एक सब्जेक्ट की देनी है, तो हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, ठीक है। ओनली द शॉर्ट नोट्स, पीपीटीज एंड अंडरलाइनिंग टेक्स्ट जो है वो आपने देखनी है। वैसा नहीं है कि रिवीजन करने का भी एक मेथड होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा है उस तरीके से आप सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो। अब आपने जो आपने एक शॉर्ट नोट पढ़ी है, तो उसकी जो मेन पॉइंट है, डेफिनेशन के अंदर क्या डेफिनेशन है, क्या मेन पॉइंट है, वो आपने पढ़ लेना है। जो इटियोलॉजी है, कौन सी मेन इटियोलॉजी है, वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। इस तरीके से जो आप पढ़ते जाओगे, अपने आप को पूछते जाओगे कि भाई सो एंड सो जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल साइनस एंड फिस्टुला है, तो साइनस किसको कहते हैं, फिस्टुला किसको कहते हैं, साइनस का जो इटियोलॉजी है वो क्या है, फिस्टुला का इटियोलॉजी क्या है, उसका क्लिनिकल फीचर क्या है। अगर ऐसे करते जाओगे तो आप रिवीजन करोगे। वापस से सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है। रिवीजन क्या है, सिर्फ मेन पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है मॉक टेस्ट टीएस आप ले सकते हो। एट दी एंड इफ यू आर कंफर्टेबल देन आप एक मॉक टेस्ट रख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके अकॉर्डिंग, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसका आपने मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटायरली आपको कहूँगी कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, आपने ज़्यादा सिलेबस के अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और पेपर आपके पास बहुत ज़्यादा है और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो भी अच्छे खासे हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं द फोर्थ एंड द फाइनल फेज। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा जून में, मोस्ट ऑफ मुझे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि उनके जून में एग्जाम है, ठीक है। तो जून में अगर आपके एग्जाम है, अगर लाइक हाफ ऑफ द जून से शुरू हो रही हैं या फिर 10th of जून से शुरू हो रही हैं, ठीक है, तो आपके पास स्टिल जो 10 दिन हैं वो बचते हैं जून के। उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर मैंने जो है कि यहाँ पर अगेन डेली रूटीन बताया आपको कि जून के जो दिन है उसके अंदर आप डेली क्या करोगे, बिकॉज मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 1 मंथ पहले से ही हमें वेकेशन दे देती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको जो है कॉलेज नहीं जाना है, तो आपके पास पूरा दिन रहेगा। पूरे दिन में आप किस तरीके से पढ़ोगे, किस तरीके से मैं लिमिट होंगे रिवाइज करोगे। सो मॉर्निंग थेरापेटिक्स ओनली। अब क्या करोगे मॉर्निंग के अंदर, तुमने सर्जरी ओबीजी जो भी पढ़ा है उन सबके थेरापेटिक्स ध्यान में रख लो। थेरापेटिक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि आपको वाइवा में भी इसी के बारे में क्वेश्चन होता है, बिकॉज कि हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। तो होम्योपैथी के अंदर जो है कि आपको ये सारी चीज़ें तो जो थेरापेटिक्स हैं एक एक केस के लिए वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मेमोराइज ओनली द होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, स्पेसिफिकली ड्रग इंडिकेशन, राइट, जिसको कि हम हमेशा मिक्स कर देते हैं। आपने वो अच्छे से पढ़ना है। आफ्टरनून के अंदर आप क्या करोगे, विजुअल प्रैक्टिस, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर तो आपने कहीं से बोरो किए हैं, बाय किए हैं, जो भी किए हैं, जिससे आपने पढ़ा है उसी चीज़ को देखो। जो भी चीज़ों से आपने पहले पढ़ा है उसे देखते जाओगे तो आपका रिविजन भी होता जाएगा। एंड दूसरी चीज़ एक यहाँ पर ये है कि जो डायग्राम है उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, कि सबको पता है। अब डायग्राम्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आप जो कलरिंग पेन है उससे लेकर डायग्राम बनाने बैठ जाओगे। डायग्राम कोई छोटा सा डायग्राम भी हो सकता है, और इवन तो मैं कहूँगी कि एक टेबल भी एक डायग्राम ही होता है, ठीक है। क्योंकि मेडिकल के अंदर हम क्या है, हम इतने ज़्यादा डायग्राम्स तो अभी अब बना नहीं सकते। सर्जरी के लिए आप डायग्राम बना सकते हो, गायनिक के लिए कैसे बनाओगे, गायनिक के लिए सारे टॉपिक्स के लिए डायग्राम नहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, आप टेबल्स बना सकते हो। तो ये आपका एक प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। कोई एक टॉपिक है तो उसको आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे वो आपने पहले से ही डिसाइड करना है। मैं भी ऐसे ही करती थी और इसीलिए मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, ठीक है। तो अब कोई एक टॉपिक है, ठीक है, तो वो आप खुद ही सोचो कि अगर आपने एक टॉपिक का पूरा एक पैराग्राफ लिखा है, पूरे पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कि वर्ड्स दिख रहे हैं, अब वो आपको कितना एग्जॉस्टिंग लगेगा, और सामने आपके 10 और पेपर चेक करने हैं, ठीक है। तो वो फिर चीज़ आपका, भले ही आपने सही चीज़ लिखी है लेकिन उसका फॉर्मेट ठीक नहीं है तो आपको मार्क्स मिलने मुश्किल है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसको एक टेबल फॉर्मेट के अंदर बना दो। बेस्ट चीज़ है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, टेबल फॉर्मेट में लिख दो। इसीलिए मैंने मेरी सारी बुक्स के अंदर टेबल फॉर्मेट के अंदर ही होम्योपैथिक थेरापेटिक्स लिखे हुए हैं। मेडिसिन का नाम, इंडिकेशन, मोडालिटी, बस इतना खत्म हो गया। आपके 5 मेडिसिन इसके अंदर एक टेबल के अंदर ही कवर हो जाती है। उसके बाद आपका इटियोलॉजी है। इटियोलॉजी अगर 4-5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है,
फॉर एग्जाम्पल हेमरेज है, टाइप्स ऑफ हेमरेज है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसका एक चार्ट बना दो अच्छा सा, एक पेज के अंदर आपका चार्ट आ जाएगा, वहाँ से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेज आता है, ठीक है। जो उन्होंने भी क्योंकि पढ़ा है तो उनको भी जो मेन पॉइंट है वही याद है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने, इट्स अ माइंड गेम, राइट, कि आप लिखते क्या हो, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स आएंगे, ओके। तो इवनिंग की बात करेंगे। इवनिंग के अंदर क्या है कि आपने अभी तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, वो भी आपने एक बार चेक कर लेने हैं कि कहीं आपका कोई टॉपिक छूट तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो आपने करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके, ठीक है, उसके लाइक 5 ईयर्स के, 10 ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, देन यू कैन गो थ्रू इट। सर्जरी, ओबीजीवाई, इन सब के लिए वो काम में आ जाएंगे आपको, वो आपने करने हैं। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब आपके एग्जाम है, ठीक है, ये जून के हम लाइक फर्स्ट 10 डेज की बात कर रहे हैं, जब आपकी एग्जाम जस्ट होने वाली है, तब कोई नया बुक लेकर मत बैठो, ठीक है। नई बुक, नया भाई मैं नया अपना ही नए नोट्स बनाऊंगी या बनाऊंगा, ये मत करो, ठीक है। वो करोगे तो जो आपका ब्रेन है उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा होगा कि भाई याद क्या रखना था मुझे, उस बुक का याद रखना था, उस बुक का याद रखना था, मुझे याद क्या रखना था, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं, बट मैंने भी एक्सपीरियंस से ही इस चीज़ को सीखा है, और यही सीखा है कि आप पहले से जो मार्च से जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक से आपने एंड तक भी पढ़ना है, ओके। इसीलिए जो मैंने मेरी बुक्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको ऑर्गेनॉन है तो ऑर्गेनॉन के सारे टॉपिक एक ही बुक में मिल जाएंगे, आपने वही पहले से पढ़नी है और एंड तक भी वही पढ़नी है। आपका सर्जरी है, सर्जरी भी एक ही बुक के अंदर आ जाता है, उसी को पढ़ना है। ऑब्स गायनिक को भी उसी से पढ़ना है, उसके बाहर का नहीं जाना है फिर। नेक्स्ट थिंग वाज द डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी, ठीक है। कल आपके एग्जाम है, आज क्या करोगे ये भी मैं बता रही हूँ। सो प्रोटेक्ट योर ब्रेन फर्स्ट थिंग, आपने अपने ब्रेन को ओवरवेल्म नहीं करना है, उसको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं डालनी है, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करोगे, ठीक है। सो हार्ड स्टॉप एट 8 PM, कल मेरी एग्जाम है, आज 8 PM को मैं सब कुछ पढ़ना बंद कर दूंगी, ठीक है। एंड क्लोज योर बुक्स, हैव अ लाइट डिनर, अच्छे से खाओ पियो, शांत रखो अपने दिमाग को, ठीक है। जो तुमने पढ़ा है वो इनफ है। एंड नो न्यू मटेरियल, जो मैंने आपको पहले भी कहा, नए मटेरियल से मत पढ़ो। एंड 7 आवर की अच्छी सी स्लीप। और मेरा ऐसा पैटर्न था कि मेरी जो एग्जाम थी वो मॉर्निंग में रहती थी, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में अराउंड 4 o'clock को उठ जाती थी, और जो भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें मैं रिवाइज कर देती थी। एक मैंने घर पर बैठकर रिविजन किया, एक मैंने ट्रैवलिंग के अंदर रिवीजन किया, क्योंकि मेरी जो कॉलेज थी वो बहुत दूर थी, ठीक है। तो मुझे जाने में ही अराउंड 1 to 2 आवर्स लग जाते थे, उसके अंदर मैं वापस से वही सारी चीज़ें रिवाइज करती थी। और अगर जाकर वहाँ पर कॉलेज जाकर भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अगेन वही चीज़ें वापस से रिवाइज करूँगी, क्योंकि मेरे ब्रेन को पता होगा मुझे ये सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है, मैंने ये पढ़ा है, और अगर ये क्वेश्चन आया तो हम फाड़ देंगे, ठीक है। ये एक आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल जाना चाहिए। देन द सेकंड थिंग, प्रो टिप, कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स टू हैक द सीबीडीसी सिलेबस। जैसे मैंने कहा, थेरापेटिक्स आर द फर्स्ट रूल, थेरापेटिक्स आपको आनी ही चाहिए। ये आपकी ना सिर्फ थियोरी एग्जाम, लेकिन आपकी वाइवा एग्जाम को भी क्लियर करवा देगा। फ्लो चार्ट्स एंड पैराग्राफ, फ्लो चार्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन पैराग्राफ्स। स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, ये सारी चीजें ही आपके जो है कि आंसर के अंदर होनी चाहिए। एंड द 10-year मास्टर रूल, 70% सिलेबस जो है वो आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर से आता है। लेकिन अभी जो मैंने पैटर्न देखा है यूनिवर्सिटीज का, कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर से नहीं पूछते, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते जितने पहले पूछा करते थे, बिकॉज की सीबीडीसी के अंदर पहले से ही आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसके अंदर से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके ऊपर ज़्यादा वजन देना है। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्गेनॉन के, मैं बुक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत अच्छा वाला टॉपिक, बहुत अच्छे वाले मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा मुझे। लेकिन रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हैं, गायनेक, ऑब्स, सर्जरी, खास करके जनरल सर्जरी, सिस्टमिक और ईएनटी ऑप्थेल्मो के ऊपर मैं अभी भी काम कर रही हूँ। एंड जो है हमारा मटीरिया मेडिका, रेपर्टरी, पीएसएम एंड एसेंशियल फार्माकोलॉजी, सबकी बुक्स अवेलेबल हैं। सबके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं। सबके अंदर जो सर्जरी, ओबीजीवाई हैं, उन सबके अंदर मैंने होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, हर एक जो टॉपिक है उसके लिए डाले हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसके बाहर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको वो जो बुक्स हैं अगर वो चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर जाओगे, मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगी, ठीक है। ये बुक्स हैं, ये पीडीएफ्स नहीं है, ये आपके घर पर डिलीवर होंगी, तो आप जब भी चाहो इनको साथ में लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप मुझे जो ये नंबर है उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो। सारी मेरी ऑथोराइज बुक्स हैं। उसके अलावा अगर आप 4th ईयर में आते हो तो 4th ईयर में भी मैं ऐसे ही कंटेंट बनाती रहूँगी, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो। इवन दो मैंने जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी अभी शुरू किया है, तो उसके रिलेटेड भी मैं कंटेंट डालती रहती हूँ। यूट्यूब चैनल जहाँ पर कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पेज है मेरा सेम नाम से, वहाँ पर मैं जो क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, जो हमारी मेडिसिन क्लिनिकली कहाँ पर यूज़ होती हैं वो मैं डालती रहती हूँ। टेलीग्राम है, वहाँ पर सारी मैं पीडीएफ डालती रहती हूँ, इंक्लूडिंग ये वाली जो पीडीएफ है वो भी मैं वहाँ पर डालूंगी। पिंटरेस्ट के ऊपर भी अच्छा खासा कंटेंट में डालती रहती हूँ, और मेरी एक वेबसाइट भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर उसका लिंक दे दूंगी। वहाँ पर से आप सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, राइट। होपफुली आपको एक अच्छा सा क्लू मिला होगा कि कहाँ से शुरू करना है और किस तरीके से इवॉल्व करना है उस चीज़ को। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर